हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 10वां चैप्टर मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट। तो इसमें हम पहला टॉपिक करेंगे मानव बस्ती का अर्थ। तो मानव बस्ती का अर्थ समझेंगे तभी तो इस लेसन को कवर करेंगे। तो मानव बस्ती का अर्थ, मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। देखिए, घर तीन जैविक आवश्यकताओं, जैविक मतलब तीन मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र और निवास में से एक है। जो घर है ना, वो हमारी तीन मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी, पहले तो बताओ। घर, वस्त्र और भोजन। तो घर क्या निवास है, तो तीन जैविक आवश्यकताओं में से निवास भी एक आवश्यकता है हमारी मूलभूत। ठीक है, तो घर निवास की मूल तथा प्राचीनतम इकाई है। जो घर है ना, वो निवास की, रहने के लिए मूल, सबसे जरूरी और प्राचीनतम इकाई है। निवास कहाँ करेंगे, घर में करेंगे, गुफा में थोड़ी करेंगे हम। तो घर ही है निवास की मूलभूत तथा प्राचीनतम इकाई। ठीक है, आगे देखिए, यह मनुष्य द्वारा किया गया ऐसा निर्माण होता है जिसमें रहकर वह व्यक्तिगत तथा अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य करता है। ये बुक वाला बोल रहा है कि घर एक ऐसी संस्था है, मतलब घर एक ऐसा निर्माण है, मनुष्य द्वारा बनाया किया गया एक ऐसा निर्माण है जिसमें व्यक्ति निश्चिंत होकर अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत और आर्थिक कार्य कर सकता है। घरों के समूह से बस्तियां बनती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, घरों के समूह से बस्तियां बनेंगी या पेड़ों से बनेगी। पेड़ जहां पर वन है वो बस्ती है क्या, घर ही है। बस्ती रहने का निवास, घर ही होंगे। साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ स्थान बस्ती कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, एक अथवा दो चार परिवारों की ढाणी से लेकर गांव, कस्बा, नगर, टाउन, महानगर तथा सन्नगर बस्तियों के विभिन्न रूप हैं। आया समझ में, क्या कह रहा है कि जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ तो स्थान बस्ती कहलाता है। एक अथवा दो चार परिवारों की ढाणी, मतलब दो चार घरों की ढाणी, ढाणी से लेकर गांव, कस्बा, नगर, महानगर, सैनगर बस्तियों के विभिन्न रूप है। बस्तियों के क्या रूप हैं ये नोट कर लीजिए। दो चार घरों की ढाणी, गांव, कस्बा, नगर, महानगर तथा सन्नगर। और बस्ती की परिभाषा लिखिए, स्थायी रूप से बसा हुआ स्थान बस्ती कहलाता है। ठीक है, घरों के निवास से ही बस्तियां बनती है, घरों के समूह से ही। ठीक है, तो ये था हमारा मानव बस्ती का अर्थ। आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक हमारा। मानव बस्ती की कुछ विशेषताएं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मानव बस्ती की कुछ विशेषताएं हमारे एग्जाम में आ जाए कि मानव बस्ती की कुछ दो परिभाषाएं दें, कोई दो परिभाषा दें या चार दें। ठीक है, तो ये हमें बहुत ही करना इंपॉर्टेंट है। मानव बस्ती की कुछ परिभाषाएं मतलब विशेषताएं। तो पहले विशेषता देखते हैं हम क्या है। पहले देखिए, बस्ती में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, सामाजिक मतलब समाज में रहने वाला प्राणी की तरह रहकर विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। एक अकेला घर है एक स्थान पर, वो अपने विचार किन के समक्ष प्रस्तुत करेगा, किन को अपनी वस्तु देगा और बदले में किन से वस्तु लेगा। तो बस्ती होगी उसमें तो विचारों का भी होगा। विचार मतलब एक एग्जाम्पल लिए, अच्छा दो लुगाई, दो महिलाएं हैं, वे चुगली करती हैं। एक घर में तो नहीं करेंगी, एक लुगाई दूसरे घर में जाकर करेगी महिला चुगली। तो इससे विचार, उसके विचार उनका इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है, और वस्तुओं का भी आदान प्रदान हो जाता है। मान लीजिए आपके पास मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर नमक नहीं, सब्जी नहीं है। ठीक है, और मेरे पास अनाज नहीं है, मेरे पास सब्जी है। ठीक है, और आपके पास अनाज है। तो मैं आपसे अनाज लूंगा नहीं, मैं आपको अनाज दूंगा और बदले में आप मुझे सब्जी दोगे। ठीक है, इससे हमने पिछले चैप्टर में किया था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या व्यापार, एक आपस में चीजों का आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है। ठीक है, तो इससे हम वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये विशेषता बहुत ही ईजी है, ये आप लिख भी सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। ठीक है,
और दूसरी देखिए, ये तो इसमें पूरा लिख रखा है, तो इस लाइन को आप जो ये यहाँ से लेकर बस्ती मनुष्य से लेकर सांस्कृतिक लकीर है, इसको दूसरी विशेषता बनाकर लिखेंगे। पहले यहाँ तक होगी वस्तु आदान प्रदान करता है। दूसरी देखिए, बस्ती मनुष्य पशुओं से अलग रखने वाली एक सांस्कृतिक लकीर है। जो बस्ती है वह मनुष्य को, बस्ती है वो यहाँ पे बस्ती को पशुओं से अलग करने वाली एक सांस्कृतिक लकीर है। जो बस्ती होती है वह मनुष्य वह पशुओं को अलग रखती है भाई, ठीक है। बस्ती, मानव का घर अलग होगा व्यक्ति का, और पशुओं का भी घर अलग अलग होता है, इसलिए पशुओं की बस्ती अलग और मानव की बस्ती अलग। बस्ती मतलब घर, घर में स्थान होता है, पशुओं का तो बस्ती नहीं होती, सॉरी, ठीक है। अगली परिभाषा देखिए, बस्ती में आखेटकों व चरागांव। चरागांव मतलब जो पशुओं को बाहर चराते हैं, चरागाह, आपको समझ में आ गया, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा चरागाह आखेटक, ठीक है। चरावाहों के अस्थायी डेरों, अस्थायी मतलब उनका कोई स्थान नहीं होता, वे अस्थायी होते हैं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है भाई उस, ठीक है, इनका कोई ठिकाना नहीं है। अस्थायी डेरों से लेकर एक बृहत नगरीय समूह, एक बृहतीय नगर समूह तक शामिल किए जाते हैं। बस्ती में क्या शामिल किए जाते हैं? आखेटकों व चरागाहों के अस्थायी डेरों से लेकर बृहत नगरीय समूह तक शामिल किए जाते हैं। परंतु लेकिन इन सब का मूल उद्देश्य एक ही होता है। इनका सबका मूल उद्देश्य एक ही होता है, रहना, निवास करना, ठीक है। अगली परिभाषा देखिए, बस्ती में सभी प्रकार के घर आते हैं, चाहे वो कुटिया हो, झोपड़ी हो, तंबू हो, ईंट गारे से बना मकान हो, या फिर सीमेंट व कंक्रीट से बनी भव्य इमारत हो। बस्ती हो गई तो बस्ती में ऊंचे घर भी मिलेंगे, छप्पर वाले घर भी मिलेंगे, तो उसको हम बस्ती कहेंगे। इस बुक वाले ने कहा है कि बस्ती में वे सभी घर आते हैं, वे सभी घर आते हैं जो छप्परों से बने हैं, सीमेंट से बने हैं, वे बस्ती में ही आते हैं, चाहे वो झोपड़ी हो, कुटिया हो, ठीक है। तो अगली विशेषता देखिए क्या है, बस्ती एक अथवा दो चार परिवारों की ढाणी से लेकर गांव, कस्बा, नगर, महानगर था सन्नगर कुछ भी हो सकती है। हमने बस्ती का अर्थ पढ़ा था पहले। बस्ती में गांव, कस्बा, नगर, महानगर था सन्नगर भी आ सकते हैं, बस्ती के विभिन्न रूप। और यही परिभाषा है, यही विशेषता इसकी कि बस्ती एक अथवा दो चार परिवारों की ढाणी से लेकर गांव, कस्बा, नगर, महानगर था सन्नगर कुछ भी हो सकती है। पांचवी विशेषता देखिए हमारी कौन सी है, ये रही, सभी प्रकार के मार्ग कुछ भी हो सकती है। तो सेकंड टॉपिक देखिए हमारा क्या है, मानव बस्तियों का उद्भव एवं विकास। अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे मानव बस्तियों का उद्भव एवं विकास, मानव बस्तियों का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए, बस्तियां धरती पर यूं ही नहीं बस गई, लाइन देखिए ध्यान से पढ़िए, बस्ती धरती पर यूं ही नहीं बस गई, इनके विकास के पीछे मानव के संगठित प्रयासों का लाखों सालों तक फैला एक लंबा सिलसिला है। मानव के संगठित प्रयास, संगठित मतलब संगठन बनाना, एक अकेले मानव ने नहीं किया, बहुत सारे मानव ने मिलकर किया है, ठीक है। संगठित प्रयासों का कई सालों तक चला एक सिलसिला है प्रयासों का भाई। इसमें कह रहा है कि बस्तियां धरती पर यूं ही नहीं पनपी, इनके पीछे मानव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव ने तो बस्तियां बसाई हैं, क्या पशुओं ने बसाई हैं? पशुओं ने थोड़ी कहा है कि मैं यहाँ पे रहूंगा, मेरे लिए यहाँ पे बस्ती बनाऊं। मानव ने सोचा कि मैं रहना चाहता हूँ, मुझे सुरक्षा चाहिए बाढ़ से या बूंदों से, इसलिए उसने घर का निर्माण किया, ठीक है। तो प्रयास तो मानव ही करेगा। बस्तियों के पीछे मानव के संगठित प्रयासों का लाखों सालों तक फैला एक सिलसिला है, ठीक है। यहाँ तक, ये बाकी छोड़ दीजिए, यहाँ तक देखिए, यहाँ से देखिए, जो इंपोर्टेंट लाइन है वही कराऊंगा, ठीक है, ध्यान से। बस्तियों का अध्ययन तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक उनका अध्ययन किसी काल विशेष के संदर्भ में न किया जाए। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो बस्ती होती है उसका अध्ययन जब तक संभव नहीं है, जब तक उनका किसी काल विशेष में कोई विवरण ना हो, ठीक है। मान लीजिए हमारा गांव है, हमारे गांव
एग्जाम्पल के तौर पर इसार है। इसार में बहुत सारे गांव हैं तो भी इसार के अंदर आती हैं। उन गांव के कुछ नाम भी होंगे, ठीक है। तो उनका उनका वो है, विवरण है कि ये एक गांव है, इसका नाम है क्या, उसका किसी में विशेष है। मैं मान लीजिए वोट पढ़ते हैं तो वो वहां पे पूछता है, मान लीजिए हम वहां पे जाएंगे, भाई वहां पे वो सुविधा है उस गांव में, तो उसका विवरण है, उसका विवरण फैला हुआ है। तो बस्ती है वो भी। हिसार का पूरा उसमें, हिसार में पूरे भारत में, हरियाणा में विवरण है, ठीक है। वो भी एक नगरीय बस्ती है हिसार, तो ठीक है। तो उसका विवरण है। तो मान लीजिए किसी का विवरण नहीं है, मतलब कोई इस बस्ती को जानता नहीं, ऐसी है, तो उसका विवरण नहीं है, तो उसका काल विशेष में संदर्भ में न किया जाए, उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका ना तो नाम है, उस बस्ती का नाम क्या है। वैसे ही है, जुगड़ झोपड़ियां हैं, वे क्या पता कब टूट जाएं, क्या पता आज यहाँ पे बस गए कल वहां पे बस गए, वैसे थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो काल विशेष में उनका संदर्भ होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, जब तक उनका अध्ययन है, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी पर अपने वातावरण अवतरण के बाद, पृथ्वी पर जन्म के बाद, किसके जन्म के बाद, मानव के जन्म के बाद आदि मानव लंबे समय तक भोजन और आश्रय की तलाश में भटकता रहा। जब पृथ्वी पर मानव ने जन्म लिया, जब कई सालों तक वह भोजन और आश्रय की निवास की तलाश में भटकता रहा। तन ढकने की जरूरत तो उसने बहुत समय के बाद महसूस की थी। पहले तो उसे पेट भरना था और बूंदों से छिपना था, प्रकृति के प्रभाव से, सर्दी गर्मी से बचना था। तन पे कपड़ा रखने की तो उसको बाद में विकास हुआ, उसके मन में ये विचार बाद में आया, ठीक है। ये छोड़ दीजिए, यहां से देखिए, भोजन और पानी के संग्रहण के विचार ने एक्चुअल मानव के दिमाग में आशय का बीज बोया। एक्चुअल मानव, ये देखिए एक्चुअल मानव, जब कुशल नहीं था भाई मानव, ठीक है, जब तो भोजन और आश्रय के लिए घूमता था, तब तक कुशल नहीं था। अब हम कुशल हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुशल हैं, तो ये इसके मन में ज्यादा विकास नहीं होता, इसके दिमाग ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी, ठीक है। तो भोजन और पानी के संग्रहण के विचार ने एक्चुअल मानव के दिमाग में आशय का बीज बो दिया। जब वह भोजन का संग्रहण करता था, भोजन और पानी का, तो उसके मन में आया कि मैं एक आशय का निर्माण करूं, बस्ती का निर्माण करूं, बस्ती नहीं घर का निर्माण करूं, जिसमें मैं रह सकूं, प्रकृति के प्रभाव से बच सकूं, ठीक है। तो यह बस्तियों की शुरुआत की ओर पहला कदम था। बस्तियों का वहां से वो होगी, ठीक है, स्टार्ट हो गई। तो पूर्व पाषाण युग में मानव ने गुफाओं से निकलकर पत्तों और शाखाओं से अस्थायी आश्रय स्थल बनाना सीखा। जब पूर्व पाषाण युग था, उसमें मानव ने गुफाओं से निकलकर, गुफाओं में नहीं रहना पसंद किया, उसने गुफाओं में रहना छोड़ दिया। उसने पत्तों और शाखाओं मतलब लकड़ी, लकड़ी लगाकर, पत्ते लगाकर उसमें रहना शुरू किया। पाषाण युग तक पहुंचते पहुंचते मानव ने आग जलाना सीख लिया। जब पाषाण युग आया, उस तक पहुंचते पहुंचते मानव ने आग जलाना भी सीख लिया, ठीक है। आगे देखिए, आरंभ हुआ उसके साथ ही आरंभ हुआ नदियों घाटियों में पशुपालन तथा कृषि व्यवसाय। उसके साथ आरंभ क्या हुआ, पशुपालन हुआ और कृषि व्यवसाय हुआ। तो उसको पानी मिल गया, भोजन मिल गया, पानी के साथ वो सिंचाई भी कर सकता, पी भी सकता है। तो नदी घाटियों के पास पशुपालन व कृषि व्यवसाय हुआ, ठीक है, नदी घाटियों में। आगे देखिए, ये छोड़ दीजिए, आगे जो ब्लू लाइन है उसके देखिए। विश्व में गांव का बसाव 10,000 से 6,000 वर्ष ईसा पूर्व आरंभ हुआ। ये कह रहा है कि विश्व में गांव का बसाव, विश्व में गांव का विकास 10,000 से 6,000 वर्ष ईसा पूर्व आरंभ हुआ, ठीक है। ऐसा मानना है कि नोट, भाई इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ रही है, नोट के लीजिए, कॉपी पेन निकालिए, निकाल तो रखी होगी अपनी, नोट करनी है। ऐसा मानना है कि दुनिया का पहला गांव स्विट्जरलैंड में बसा था। वो है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि दुनिया का सबसे पहला गांव कहां पर बसा, ठीक है।
तो वो है स्विट्जरलैंड में माना जाता है ये, ठीक है। तो ये था मानव बस्तियों का उद्भव एवं विकास, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बस्तियों के प्रकार। तो नेक्स्ट टॉपिक, बस्तियों के प्रकार, टाइप ऑफ सेटलमेंट। मजा आ रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है कमेंट में बताएं, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना भाई, सब्सक्राइब कर देना नए हो तो इस चैनल पे। तो देखिए बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के आकार तथा उनमें किए जाने वाले आर्थिक कार्यों की प्रकृति के आधार पर बस्तियां दो प्रकार की होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, बस्तियों के आकार तथा उनमें किए जाने वाले आर्थिक कार्य। बस्तियों का आकार वर्ताकार हो सकती है, टी आकार की हो सकती है। आगे पढ़ेंगे बस्तियों के प्रकार, ठीक है। तो बस्तियों का आकार था उनमें किए जाने वाले आर्थिक कार्य, आर्थिक जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। हमें आपने पढ़ लिया पिछले वाले लेसन में पढ़ लिया है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, ठीक है। तो मान लीजिए एक बस्ती है, हम बस्तियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, बस्तियों के प्रकार क्या क्या होते हैं। एक तो होता है ग्रामीण बस्तियां, एक नगरीय बस्तियां, ठीक है। तो जो ग्रामीण बस्ती होती है उसमें तो आपको पता है कि प्राथमिक कार्य में लगे होते हैं, कृषि व्यवसाय उद्योग में तो नहीं लगे होते हैं ज्यादातर, कैसे भी उद्योगपति होती हैं। गांव में सभी रतन टाटा या मुकेश अंबानी सभी हैं क्या, ये ऐसे लोग हैं क्या गांव में? नहीं है, कुछ गरीब और कुछ अमीर हैं, तो उसको हम ग्रामीण बस्ती कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए 75% तो गरीब हो गए और 25% जो सर्विस में है, ठीक है। सर्विस मतलब जो उद्योग है, जो उद्योग बना रहे हैं, जो जिनकी दुकानें वगैरह जो उद्योग में लगे हुए हैं, जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में लगे हुए हैं, जो सर्विस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं हम ग्रामीण बस्तियां। इसमें ज्यादातर लोग प्राथमिक कार्य में लगे होते हैं, ठीक है। दूसरा नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां में ज्यादातर लोग सर्विस में होते हैं, अपना व्यवसाय कर रहे होते हैं, अलग अलग द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। आप ऐसा कह सकते हैं नगरीय बस्तियां होती है जिनमें प्राथमिक व्यवसाय के बजाय द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय किए जाते हैं। ये तो शॉर्ट फॉर्म था, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते। तो गांव में रहने वाली जनसंख्या मुख्यतः प्राथमिक कार्यों से संबंधित होती है। गांव में जो जनसंख्या रहती है वो ज्यादातर प्राथमिक कार्यों में लगी होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दो भाई, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। और कमेंट में सेक्शन में लिखो कि हमें समझ में आ रहा है, अच्छे, गुड, ठीक है। गांव में रहने वाली जनसंख्या मुख्यतः प्राथमिक कार्यों से संबंधित होती है, वे प्राथमिक कार्यों में लगे होते हैं, संलग्न होते हैं। जबकि शहरों में रहने वाली जनसंख्या द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों में संलग्न रहती है। ये नोट कर लीजिए, गांव में रहने वाली जनसंख्या क्या करती है और शहरों में रहने वाली क्या करती है। तृतीयक कार्यों में, द्वितीयक या तृतीयक, जो उद्योगपति होते हैं या कुछ सर्विस में होते हैं या अपना व्यापार डायरी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तक ही ये देखिए ब्लू लाइन, फिर से ये छोड़ दीजिए, बाकी का ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो भी कराता हूँ। फिर भी कुछ स्पष्ट लक्षणों के आधार पर गांव को नगरों से पृथक पहचाना जा सकता है। इसके भी कुछ लक्षण हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि ये गांव है और ये नगर है, ये गांव की बस्ती है और ये नगरीय बस्ती है, ठीक है। तो लक्षण देखते हैं क्या है भाई। पहला लक्षण है जनसंख्या का आकार, जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो गांव को पहचानने का जनसंख्या का मापदंड विभिन्न देशों में एक जैसा न होकर भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि मान लीजिए हमारे गांव में 2500 लोग हैं, बेचारे जिस देश में लोग हैं 2500 हैं, तो उसको हम देश कहेंगे और उसके गांव में कितनी संख्या होगी लोगों की। तो यह हमें समझा रहा है कि गांव को पहचानने के लिए जनसंख्या का मापदंड विभिन्न देशों में एक जैसा न होकर भिन्न भिन्न है, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरणतः कनाडा में 1000 से कम जनसंख्या वाली बस्तियों को ग्रामीण वर्ग में रखा जाता है। जो कनाडा में है वो जिस क्षेत्र पे 1000 लोग रह रहे हैं उसको हम ग्रामीण बस्तियां कहेंगे। जबकि भारत में 5000, हमारे गांव में 5000, जब एक क्षेत्र में 5000 हैं तो उसको हम कहेंगे ग्रामीण भारत में, और कनाडा में 1000, ठीक है। यह ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। इसी प्रकार देखिए और उदाहरण ले लीजिए, इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में जहाँ ग्रामीण बस्ती के निर्धारित की ऊपरी सीमा 2500 की जनसंख्या, वहां जापान में 30,000 तक की जनसंख्या वाली बस्तियों को ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। जो यूएसए में है उसमें तो गांव में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 2500 होनी चाहिए।
ठीक है। और जापान में होनी चाहिए 30,000 होनी चाहिए भाई, 30,000 गांव में वो ग्रामीण बस्ती होगी जब जाकर। ठीक है, तो ये था जनसंख्या का कार्य लक्षण, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला कौन सा लक्षण है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण है या नगरीय बस्ती है। तो दूसरा लक्षण हमारा आर्थिक आधार। आर्थिक आधार मतलब किस कार्य के आधार पर, कार्यों के आधार पर देखेंगे हम। देखिए ध्यान से देखिए भाई, बहुत इजी लेसन और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई देश जनसंख्या के आकार के स्थान पर जनसंख्या की आर्थिक संरचना को ध्यान में रखते हुए गांव की पहचान तथा नगरों को परिभाषित करते हैं। पहला लक्षण था जनसंख्या आधार। ये कह रहा है कि कई देश ऐसे हैं जो जनसंख्या के आकार के साथ साथ आर्थिक संरचना को ध्यान में रखते हुए भी ये कहते हैं कि ग्रामीण है या नगरीय है। ठीक है, तो देखिए गांव में अधिकतर लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं, जबकि शहरों में अधिकांश लोग गैर कृषि कार्यों जैसे उद्योग, वाणिज्य, सेवाओं में लगे होते हैं। यहीं तक ही समझ में आया। पहले वाला है वाणिज्य, उद्योग, सेवा मतलब सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट लक्षण हमारा प्रशासनिक आधार। प्रशासनिक आधार क्या हमारा। अनेक देश प्रशासनिक आधार पर नगरों को गांवों से अलग करते। प्रशासनिक मतलब प्रशासनिक आधार क्या होता है। प्रशासनिक में क्या आते हैं, कोर्ट, कचहरी, बैंक वगैरह वगैरह। बैंक नहीं, बैंक तो गांव में भी होते हैं। कोर्ट, कचहरी, ठीक है, और कुछ भी जो प्रशासन के अधीन होते हैं, मतलब सरकार के अधीन होते हैं। अनेक देश प्रशासनिक आधार पर नगरों को गांव से अलग करते हैं भाई। ठीक है, जैसे भारत, ब्राजील और बोलिविया देशों में सभी प्रशासनिक केंद्रों को नगर मान लिया जाता है। बोलिविया देशों में सभी प्रशासनिक केंद्रों को नगर मान लिया। मान लीजिए भारत में चंडीगढ़ में क्या है, मान लीजिए दिल्ली में, मान लीजिए मेरे गांव के आसपास, मेरे गांव के नजदीक लगता एक शहर है हांसी, उसमें है कोर्ट, तो वो भी एक प्रशासनिक नगर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में मैंने किया मानव बस्ती का अर्थ, मानव बस्ती की कुछ विशेषताएं, बस्तियों का उद्भव विकास, बस्तियों के प्रकार और उनके लक्षण। ठीक है, किन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं। तो लक्षण थे प्रशासनिक दर, जनसंख्या आकार और आर्थिक दर। तो आज इसी वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं ग्रामीण बस्ती के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपने विचार परामर्श हमसे कर सकते हैं, आपको कैसा लगा। अब मिलते हैं ग्रामीण बस्ती के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलें।